रोज़ाना ज़िंदगी में गति की कितनी महत्वता है, यह आप इन चित्रों से अनुमान लगा सकते हैं। ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई यह रेखा जो लगातार गति कर रही है, ज़िंदगी की उपस्थिति को दर्शाती है। इस रेखा का रुकना मृत्यु को दर्शाता है। हमारी नसों में लगातार रुधिर का गति करना हमारे जिंदा होने की निशानी है। आप दैनिक जीवन में अपने चारों ओर झांक कर देखें तो आपको प्रत्येक चीज़ गति करती हुई दिखाई देगी। जिस वायु में हम सांस लेते हैं, यह वायु गति कर रही है। इसकी गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने से, पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगा सकते हैं। यहाँ तक कि छोटे से छोटा कण, जिसे हम परमाणु कहते हैं, गति करता है। परमाणु, अणु, तारे, आकाशगंगा सभी गति अवस्था में हैं। आपने कभी सोचा है कि दिन और रात, मौसम में परिवर्तन, ये सब क्यों होता है? ये सब पृथ्वी की गति के कारण होता है। लेकिन हमें पृथ्वी गति करती हुई प्रतीत नहीं होती, क्योंकि हम पृथ्वी के साथ ही गति अवस्था में हैं। इसलिए बच्चों, गति अवस्था तब ही प्रतीत होती है जब उसको विराम अवस्था में बैठकर देखा जाए। पृथ्वी की गति किसी और ग्रह से आसानी से देखी जा सकती है। जैसे चलती हुई बस में बैठे हुए यात्री एक दूसरे के अनुसार आराम अवस्था में हैं, परंतु चलती हुई बस से बाहर खड़े हुए व्यक्ति के लिए वह गति अवस्था में है। इस प्रकार बच्चों, इस अध्याय में हम प्रत्येक प्रकार की गति के बारे में पढ़ेंगे और उसे कागज़ पर ग्राफ द्वारा कैसे समझा जाता है, यह भी सीखेंगे। सरल रेखीय गति। आओ बच्चों, एक उदाहरण देखें। मान लीजिए आप 4 मित्र ABCD मेज़ के 4 साइडों पर बैठे हैं। मेज़ के ऊपर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएं, जिसके ऊपर कोई निशान ना लगा हो। आप एक चींटी मेज़ के एक किनारे पर रखो और उसकी गति को एक एक करके बताओ। A के अनुसार चींटी दाईं ओर चल रही है, B के अनुसार चींटी बाईं ओर चल रही है, C के अनुसार चींटी उसकी ओर आ रही है और D कह रहा है कि चींटी उससे दूर जा रही है। इन बातों के पश्चात चींटी की असल गति जानने के लिए मेज़ के बीच में एक निशान लगाएं। उस निशान को काटती हुई 2 लंबात्मक रेखाएं खींचें। उनके ऊपर दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशाएं अंकित कीजिए। इस प्रकार करने से हम चींटी की गति को आसानी से समझा पाएंगे। अब अगर कोई एक व्यक्ति चींटी की दिशा बताएगा तो वह सभी के लिए ठीक होगी। बच्चों, इस उदाहरण से हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी गति को समझने के लिए निर्देश बिंदु निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। आओ अब हम सरल रेखीय गति समझें। इसके लिए मान लीजिए एक कार सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। उस सरल रेखीय पथ को संख्यात्मक रेखा बनाएं। मान लीजिए कि कार निश्चित बिंदु O से प्रारंभ होकर C और B को पार करती हुई अंत में बिंदु A तक पहुंचती है। फिर A से वापस वह कार C बिंदु तक जाती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी OA जमा AC है, अर्थात 60 किलोमीटर जमा 35 किलोमीटर बराबर 95 किलोमीटर है। बच्चों, यह कार द्वारा तय की गई कुल दूरी है। इसको विज्ञान की भाषा में दूरी कहा जाता है। दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। दूरी को निर्धारित करने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बच्चों, यदि हम कार की प्रारंभिक स्थिति
ओ और अंतिम स्थिति को देखें तो इसकी दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। इसको विज्ञान की भाषा में विस्थापन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वस्तु की पहली और अंतिम स्थिति के बीच में छोटी से छोटी मापी गई दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन दर्शाने के लिए गति की मात्रा और दिशा दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि कार की गति को दर्शाने के लिए उसने दूरी तो 95 किलोमीटर तय की, लेकिन उसका विस्थापन केवल 25 किलोमीटर है। इस प्रकार कार के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन की मात्रा बराबर नहीं है। यदि यह कार चलती हुई दोबारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा, परंतु इसकी दूरी 120 किलोमीटर होगी। अब अगर हम यह माने कि कार 0 से चलकर A तक पहुंचती है, तो इस स्थिति में कार द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों 60 किलोमीटर हैं। इस प्रकार बच्चों, हम कह सकते हैं कि विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। आइए अब हम दूरी और विस्थापन के अंतर को समझें। दूरी यह वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी है, जबकि विस्थापन वस्तु की पहली और अंतिम स्थिति के बीच में छोटी से छोटी मापी गई दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। दूरी इस भौतिक राशि में केवल गति की मात्रा की आवश्यकता होती है, जबकि विस्थापन में गति की मात्रा और दिशा दोनों के बारे में बताया जाता है। दूरी विस्थापन के बराबर अथवा बड़ी होती है, जबकि विस्थापन दूरी के बराबर अथवा छोटा होता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसके विपरीत विस्थापन की मात्रा 0 हो सकती है। दूरी की मात्रा ऋणात्मक नहीं हो सकती। विस्थापन की मात्रा ऋणात्मक हो सकती है। इसमें ऋण चिन्ह वस्तु की गति की विपरीत दिशा को दर्शाता है। समान गति एवं असमान गति। बच्चों, जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो उसकी गति को समान अथवा एक समान गति कहा जाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसको असमान गति कहा जाता है। आओ इसको एक उदाहरण के साथ समझें। मान लीजिए कि एक कार 8 सेकंड में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह कार निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर 2 सेकंड में 4 मीटर तय करके बिंदु A तक पहुंचती है और अगले 2 सेकंड में यह 4 मीटर तय करके निश्चित बिंदु O से 8 मीटर की दूरी तक बिंदु B तक पहुंचती है। अगले 2 सेकंड में भी यह 4 मीटर दूरी तय करके बिंदु C तक पहुंचती है। इस प्रकार बच्चों, यह प्रत्येक 2 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय करके अपनी कुल दूरी 16 मीटर, जो कि बिंदु O से D तक है, तय करती है। आप देख रहे हैं कि कार ने कुल 16 मीटर दूरी 8 सेकंड में तय की और प्रत्येक 2 सेकंड में इसने 4 मीटर की दूरी तय की। इसका अर्थ है कि दूरी एवं समय एक दूसरे के सीधा अनुपातिक हैं। इस प्रकार की गति जिसमें बराबर समय अंतरालों में बराबर दूरी तय की जाती है, उसको एक समान गति कहा जाता है। अब हम दूसरी उदाहरण लेंगे। मान लीजिए कि एक कार 8 सेकंड में 16 मीटर दूरी तय करती है। इसमें बीच में निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर 2 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय करके बिंदु A तक पहुंचती है। इसके बाद यह अगले 2 सेकंड में 6 मीटर दूरी तय करती है और बिंदु B तक पहुंचती है। अगले 2 सेकंड में यह 3 मीटर दूरी तय करके बिंदु C तक पहुंचती है और फिर अंत में 5 मीटर दूरी तय करके बिंदु D तक पहुंचती है। कार ने कुल 16 मीटर की दूरी 8 सेकंड में तय की, परंतु
बच्चों, कार ने बराबर समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय की। इस प्रकार की गति को असमान गति कहा जाता है। गति की दर या चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा भी इसके मात्रक हैं। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी भाग कुल समयावधि। इसे हम v बराबर s/t से दर्शा सकते हैं। दिशा के साथ चाल किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है, इसलिए एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। वेग वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों से परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब औसत वेग दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग भाग 2। इसे हम v एवरेज बराबर u प्लस v भाग 2 से दर्शाते हैं। बच्चों, फॉर्मूले में v एवरेज औसत वेग है, u प्रारंभिक वेग है तथा v वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड। वेग में परिवर्तन की दर किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। इसके लिए बच्चों, एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है, तो त्वरण a निम्न होगा। a बराबर है v घटा u बटा t। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है, तो इसे धनात्मक लिया जाता है तथा यदि वह वेग के विपरीत दिशा में है, तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु एक समान त्वरित गति की उदाहरण है। दूसरी ओर वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए, एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है। तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। एक समान वृत्तीय गति। बच्चों, इस अध्याय में हमने गति की सबसे आसान एवं सरल प्रकार को पढ़ा है, जो है सरल रेखीय गति।
इसमें हमने देखा था कि जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो हम उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अब हम देखेंगे एक समान वृत्तीय गति। नाम से ही पता चल रहा है, वृत्तीय गति मतलब वस्तु का एक वृत्तीय पथ पर गति करना। समान से अर्थ है कि उसकी चाल पूरे वृत्तीय गति के दौरान एक समान हो। इस प्रकार की गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। हम जानते हैं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दो कारणों से हो सकता है। एक, वेग की मात्रा में परिवर्तन या गति की दिशा में परिवर्तन, या फिर दोनों में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। जब किसी भी कारण से वेग परिवर्तित होता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। यदि एक एथलीट एक आयताकार पथ पर एक समान चाल के साथ दौड़ता है तो उसे अपने पथ पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 4 बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी। इसी प्रकार एक षटकोणीय पथ का चक्कर पूरा करने के लिए उस एथलीट को 6 बार अपनी दिशा परिवर्तित करनी पड़ेगी। तो भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर हम भुजाओं को एक अनिश्चित रूप में बढ़ा दें, अर्थात भुजाओं की लंबाई घटाकर एक बिंदु समान करके जोड़ें, तो उस पथ का आकार लगभग एक वृत्त के समान हो जाएगा। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इस प्रकार वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति की ही एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो वेग v बराबर होगा 2πr/t। तो देखा बच्चों, याद रहे कि जब एक वस्तु एक समान चाल से एक वृत्तीय रास्ते पर चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वस्तु के वृत्तीय गति की कई उदाहरणें हैं, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी की गति। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ में घूमता हुआ एक उपग्रह, एक गोल घूमता हुआ झूला, और बच्चों आपने धागे पर पत्थर को बांधकर ज़रूर घुमाया होगा, और जब आप अचानक इसे छोड़ देते हैं तो यह सीधा चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई एथलीट गोल गोल घूमकर डिस्क को छोड़ता है तो डिस्क सीधी ही जाती है। वास्तव में छोड़े जाने पर पत्थर या डिस्क वृत्तीय पथ के साथ बनती स्पर्श रेखीय की ओर एक सीधी रेखा पर गति करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो यह उसी दिशा में चलता रहता है जिस दिशा में वह उस समय गति कर रहा था। अलग अलग दिशा में पत्थर फेंकने पर तो वह अलग अलग दिशा में गति करता है। दोहराई, वस्तु की गति का एक समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है कि वह स्थिर है या परिवर्तित हो रहा है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल होती है। v बराबर u जमा at, s बराबर ut जमा आधा at स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब मैं आपसे कुछ रिक्त स्थानों के बारे में पूछूंगी। उम्मीद है कि आपको इनके जवाब आते ही होंगे। मेरा पहला रिक्त स्थान, यदि त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होती है तो त्वरण डैश होती है। तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है ऋणात्मक। मेरा अगला प्रश्न, दूरी समय ग्राफ का उपयोग वस्तु की डैश पता करने के लिए कर सकते हैं। तो दूरी समय ग्राफ से वस्तु की
चाल पता की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है चाल। वेग समय ग्राफ में वेग और समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र किसी समय अंतराल के लिए डैश की मात्रा के बराबर होगा। तो इसका उत्तर है विस्थापन। मेरा अगला प्रश्न, औसत वेग का फॉर्मूला क्या है? इसका सही जवाब है v एवरेज बराबर u प्लस v बटा 2। अब एक और प्रश्न, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए त्वरण इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो हम इसे किस तरीके से हल करेंगे? सबसे पहले हम u बराबर 0 लिखेंगे। v हमें दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। समय 5 मिनट बराबर 300 सेकंड है। अब हम वेग और समय में संबंध वाली जो इकाई है उसका इस्तेमाल करेंगे। v बराबर u प्लस at। तो हमें इसका उत्तर मिलेगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम तय की गई दूरी का परिकलन करेंगे। इसके लिए वेग और स्थिति में संबंध 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और इसका उत्तर हमें मिलेगा 3 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी का त्वरण 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर है।